Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So hey guys, this is your विजय हेयर और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं। ये हमारा चैप्टर 3 है जिसे यूएस हेजमनी इन द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स बोलते हैं। और दोस्तों, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व यानी कि पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 है ये। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने शीत युद्ध के अंत के बारे में देख लिया। हम समझ गए थे कि शीत युद्ध खत्म हो चुका था और विश्व के अंदर सिर्फ एक ही महान शक्ति बची थी, वो थी संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में मोस्ट पावरफुल कंट्री थी। तो इसी वजह से जो 3rd चैप्टर है वो पूरी तरीके से बताने की कोशिश ये करेगा कि पूरे विश्व में सिर्फ अमेरिकी वर्चस्व यानी कि अमेरिकी पावर जो है वही रहेगा। तो इसी वजह से पूरे चैप्टर के अंदर जो हमारा कंटेंट बना रहेगा वो क्या है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर, एक्सटेंस एंड द लिमिट ऑफ द डोमिनेंस, यानी कि हम प्रभुत्व के विस्तार, प्रकृति और सीमाओं को समझने की कोशिश करेंगे। देन हम समझेंगे कि जो अमेरिकी वर्चस्व है उसका हमारे पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक और हमारे सोशल यानी कि कल्चर बिहाव पे क्या इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। साथ साथ हमें ये भी जानेंगे कि क्या अभी एट प्रेजेंट टाइम पे विश्व के अंदर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सकती है, या अमेरिकी वर्चस्व की चुनौती है क्या, है ना, और क्या इससे अमेरिकी वर्चस्व को दूर किया जा सकता है। ऑफ कोर्स हमें ये जानना होगा इस पूरे चैप्टर के अंदर कि अमेरिकी वर्चस्व को दूर कैसे किया जाता है। यहाँ पर हमें ये जानना ज़रूरी है कि विश्व के अंदर जब अमेरिका एकमात्र शक्ति रह गया था तो नई विश्व व्यवस्था सामने आई थी। क्यों? संयुक्त राज्य अमेरिका ही एक महाशक्ति के रूप में उभर के आया और यहाँ पे दुनिया यूनिपोलर हो गया था और पूरे विश्व में दुनिया में सिर्फ एक ध्रुवीय यानी कि सिर्फ अमेरिका जो था वो मोस्ट, आप बोल सकते हैं, पावरफुल कंट्री में से आ गया था। अब दोस्तों, यहाँ पे इस पूरे चैप्टर के अंदर हम ये जानने की कोशिश यही करेंगे कि अमेरिका ने ऐसे कौन कौन से स्टेप लिए थे जहाँ पे अमेरिका अपनी शक्ति को दिखा सकता था। तो शुरुआत यहाँ से होती है हमारी फर्स्ट गल्फ वॉर। आप देख सकते हैं पहला युद्ध है, इसे प्रथम खाड़ी युद्ध भी बोला जाता है, तो आप इसे ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। प्रथम खाड़ी युद्ध दोस्तों, इसको बहुत नाम से जाना जाता है, लेकिन अभी हम प्रथम खाड़ी विश्व युद्ध, प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जानें क्योंकि गल्फ कंट्री है। उसके ऊपर सिचुएशन क्या होती है, अगस्त 1990 के टाइम पीरियड में यहाँ पर कुवैत जो होता है उसके ऑयल भंडार पे इराक जो है कब्जा कर लेता है, यानी कि उस पर अटैक कर देता है। इराक जो है पूरी तरीके से चाहता है कि वो जो कुवैत के तेल भंडार है उन पे कब्जा कर ले, यानी कि इराक ने हमला किया। दोस्तों, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप इसे देख लीजिएगा। इराक ने हमला करा और कुवैत को कब्जा लिया। अब देखो, आप बारीकी से आप ये देख सकते हैं कि 1 अगस्त 1990 के टाइम पीरियड में कुवैत को कब्जा लिया गया। और यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ये हमारा इराक का मैप है और आपको कुवैत दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सऊदी अरब है, यहाँ पे ईरान है, टर्की है, सीरिया है, इजराइल है, इजिप्ट है। ये कंट्रियाँ नेबरिंग कंट्रियाँ है इसकी, लेकिन यहाँ पे इराक के उस पर अटैक कर दिया जाता है। कब अटैक करते हैं? 1 अगस्त 1990 के बीच में। तो दोस्तों, आपको ये तो अच्छी तरीके से पता था कि 1945 के टाइम पीरियड पे हम लोगों ने यूएनओ की स्थापना तो कर दी थी, लेकिन दोस्तों यूएनओ उस समय कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मोस्ट पावरफुल कंट्रियां यूएसएसआर और यूएसए ही आपस में लड़ रही थी। और जब यूएसएसआर और यूएसए आपस में लड़ रही थी तो यूएनओ के हाथ बंधे हुए थे, वो इस युद्ध को नहीं रोक सकता था। लेकिन जब विश्व के अंदर यूएसएसआर खत्म हो गया और यूएसए ही एकमात्र शक्ति बची, तो अब यूएनओ के पास पूरी तरीके से पावर आ गई कि वो किसी भी कंट्री को युद्ध से बचा सकती है। एक्चुअली यहाँ पे ये इंसिडेंट जब हुआ जब यूएनओ पूरी तरीके से पावरफुल बन चुका था और विश्व के अंदर यूएसए जो है महाशक्ति के रूप में उभर चुका था। तो इसी वजह से आप बोल सकते हैं कि इराक के लिए बुरा दौर था और कुवैत के तेल के भंडार को कब्जाना इराक के लिए एक गलत स्टेप हो सकता है। अच्छा, तो ये ऐसा मुहिम चलाया गया, ऐसा नहीं था कि यहाँ पर यूएन जनरल काउंसिल आप देख सकते हैं उसमें एक रेजोल्यूशन पास होता है
तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे यूएनओ ने क्या कहते हैं संयुक्त राष्ट्र ने उनको राजनीतिक प्रयास नहीं करे होंगे इराक को समझाने के लिए, लेकिन वो विफल रहे। तो यहाँ पर यूएनओ ने कोशिश करी कि वो कहे समझाए इराक को कि आप उसके तेल के भंडार को कैप्चर ना करें, लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है कि हर किसी कंट्री को तेल की ज़रूरत पड़ती है, और क्योंकि अमेरिका जो है उसको तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पर अमेरिका जो है अब अपनी शक्ति दिखाने से पीछे हटेगा नहीं। तो दैट इज़ वाई यहाँ से प्रथम खाड़ी विश्व युद्ध छिड़ता है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक रेजोल्यूशन पास होता है। ये रेजोल्यूशन आप देख सकते हैं 29 नवंबर 1990 के दिन पास होता है। अब जो राजनीतिक प्रयास इराक को समझाने थे वो यूएनओ के विफल रहे। दैट इज़ वाई यूएनओ ने पूरी तरीके से कह दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को बलपूर्वक मुक्त कराने का निर्णय ले लिया। यूएनओ ने पहली बार, दोस्तों आप देख सकते हैं, यूएन ने पहली बार किसी इतने बड़े लेवल पर कहा कि हमें इराक को हराना है और कुवैत को बचाना है। तो इसीलिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जाता है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म आप कह सकते हैं एक ऐसा ऑपरेशन था, कोडेड नेम था, और ये चलाया गया था यूएन के द्वारा, जिसमें बहुत सारी कंट्रियां आई थी। ये कुवैत को आज़ाद कराने के लिए थी। आप देख सकते हैं 34 कंट्रियां आई थी। 34 कंट्रियों में आप ये सारी लिस्ट देख सकते हैं, सारी 34 कंट्रियां हैं। इसमें लगभग 6,60,000 सैनिक जो है इराक से लड़ने के लिए आए थे। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इराक के अंदर उस समय पे जो सरकार चल रही थी सद्दाम हुसैन की, उसने ये कहा था कि जो वॉर होगी दोस्तों ये 100 जंगों की एक जंग साबित होगी। सद्दाम हुसैन ने ऐलान कर दिया, जो राष्ट्रपति थे इराक के, उन्होंने कहा देखी जाएगी। सेना जो है इराक की लड़ने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि भाई संयुक्त राष्ट्र जो है वो अपने सैन्य अभियान में बहुत भारी संख्या में अपने सैनिकों को उतारने वाला है। तो आप देख सकते हैं उस समय पे अमेरिका के अंदर जो हमारे जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश, ये उनके अमेरिका के सैनिकों से मिलते हुए उनका उत्साह बढ़ाते हुए, उस समय वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और युद्ध में अमेरिका को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ, क्योंकि युद्ध जीतने के बाद परिणाम ये आए कि उन्हें ये कहा गया कि जर्मनी, जापान और सऊदी अरब से बहुत ज़्यादा धन प्राप्त मिला उन्हें, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन लोगों ने बहुत ऐसे बमों का इस्तेमाल करा जो सही मायने में इराक के वहाँ बैठे बैठे उनको ख़त्म कर देते थे ये लोग। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इस वॉर को हम बोल सकते हैं कि वीडियो गेम वॉर भी कहा गया, क्योंकि इसमें स्मार्ट बमों का इस्तेमाल हुआ। इसे कंप्यूटर युद्ध भी कहा गया। यूएसए की जो फोर्स थी उसमें स्पेशली इनके जो लीडर बनाए गए थे उस समय पे नॉर्मन सेवार्चकॉफ, ये उस समय पे जनरल थे और उन्होंने ही क्या कहते हैं अमेरिका की फोर्स को लीड करा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 34 देशों में से अगर आप देखें तो 75% फोर्स जो थी दोस्तों यहाँ पर अमेरिका की थी। तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इराक जो है जल्द हार ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका ने स्मार्ट बमों का इस्तेमाल करा। और इसी वजह से सद्दाम हुसैन जो है वो ऐलान तो कर चुके थे, लेकिन वो इस युद्ध के अंदर हार गए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे जो जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश थे उनके कार्यकाल के अंदर ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया गया। अब यहाँ पे बिल क्लिंटन, दोस्तों बिल क्लिंटन जो 42वें राष्ट्रपति बनते हैं यूनाइटेड स्टेट के, और वो भी अपने कार्यकाल पे आप देख सकते हैं 20 जनवरी 1999 में जस्ट इनके ख़त्म होने के बाद आते हैं। और 1993 से लेकर 2001 तक इनका टाइम पीरियड रहता है, और यहाँ पर ये भी बहुत तगड़े स्टेप लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे यूएसएसआर के ख़त्म होने के बाद अमेरिका के जब ये राष्ट्रपति आए बिल क्लिंटन, तो दोस्तों उन्होंने ज़्यादातर अपनी राजनीतिक जो है ना वो आंतरिक मामलों पे फोकस करने की कोशिश करी। यानी कि उन्होंने नरम मुद्दे, आप बोलते हैं सॉफ्ट इश्यूज जो होते हैं, सरकार ने घरेलू मामले आप इन्हें बोल सकते हैं कि बिल क्लिंटन ने कोशिश करा कि वो घरेलू मामले पर ज़्यादा फोकस करे शुरुआती समय में। नरम मुद्दे कौन से, उन्होंने कहा कि हमें लोकतंत्र का प्रचार करना चाहिए और लोकतंत्र की व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि हमें जलवायु परिवर्तन पे फोकस करना चाहिए, क्लाइमेट चेंज पे फोकस करना चाहिए, और हमें पूरी तरीके से सैन्य शक्ति और सुरक्षा की बजाय हमें विश्व व्यापार पर फोकस करना चाहिए। तो ये सॉफ्ट इशू थे जब बिल क्लिंटन आए थे। जब इसकी बात हो रही थी दोस्तों बिल क्लिंटन के टाइम पीरियड की, तो आप ये देखेंगे कि 1999 के अंदर कोसोवो प्रांत को बचाने के लिए अमेरिकी फोर्स ने पूरा फोकस करा। अमेरिका के नेतृत्व में अमेरिका के साथ और कंट्रियां आई थी, और आप देख सकते हैं नाटो जो मेंबर है, नाटो देश जो है, नाटो जो उनके साथ थे,
जो शुरुआती समय से उनके साथ थे, उन्होंने युगोस्लाविया के अंदर लगभग 2 महीने से भी अधिक बमबारी करी और वायुसेना भी भेजी। अब देख सकते हैं उन्होंने 24 मार्च जून से लेकर 99 के बीच में लगभग 78 डेज तक उन्होंने बमबारी करी और बमबारी करने का मेन मकसद यही था कि कोसोवा प्रांत को बचाया जाए और नाटो विक्ट्री हुआ वहाँ पर। आप देख सकते हैं नाटो विक्ट्री हुआ और नाटो को जीतने के बाद कोसोवा प्रांत बाद में क्या कहते हैं आज़ाद करवाया गया बहुत समय बाद। वहाँ पे कोसोवा प्रांत के अंदर जिसकी सरकार थी उसकी पतन हो गया, यानी कि वो सरकार गिर गई। ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच यानी कि 42वें जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए है वो क्या कहते हैं बिल क्लिंटन, उनके सामने 1998 में ऐसा ही सीन होता है। वो होता है यूएस की एम्बेसी पर बॉम्बिंग होना, यानी कि एम्बेसी आप समझ सकते हैं दूतावास जिन्हें आप हिंदी में बोलते हैं, उनकी एम्बेसी पर अटैक होते हैं। अटैक कहाँ कहाँ पे होते हैं? नैरोबी और केनिया के अंदर और दारुसलाम तंजानिया के अंदर। केनिया और तंजानिया तो ऐसी प्लेस है जहाँ पर उनके जो एम्बेसी है उन पर अटैक होता है। टारगेट था यूएस एम्बेसी, तो यानी कि आप देख सकते हैं ट्रकों के अंदर बम रखे गए थे और लगभग 4000 से ज़्यादा जो है लोग घायल हो गए थे। तो ये लगभग टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 7 अगस्त 1998 का है और ये क्या कहते हैं आज से 21 साल पहले की बात हो रही है। यहाँ पर 1998 में जब ये बमबारी हुई थी तो 4000 से ज़्यादा लोग अमेरिकन लोग मारे गए थे और इसका जिम्मेदार अलकायदा को ठहराया गया था। तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जब उनकी एम्बेसी पर हमला हो रहा है, चाहे वो केनिया हो चाहे वो तंजानिया के दूतावास पे बमबारी हो रही है, तो अमेरिका को ये लगता है कि अगर उनकी एम्बेसी पे हमला हो रहा है तो इसका मतलब उन पे हमला हो रहा है। तो इसीलिए अमेरिका ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच चलाया और अमेरिका ने पूरी तरीके से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करा और उन्होंने इलाकों को ढूंढ ढूंढ के, जो अलकायदा के इलाके थे उनको ढूंढ ढूंढ कर इनको जिम्मेदार ठहराया और कहा कि तुम लोगों ने ही क्या कहते हैं हमारे क्या कहते हैं बेगुनाह लोगों को मारा। सो दैट इज़ उन्होंने ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच चलाया और ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच चलाने के बाद अमेरिका ने क्या करा, अमेरिका ने ढूंढ ढूंढ के इलाके जो हैं उनको मारा। सूडान और अफ़गानिस्तान के जहाँ जहाँ पे अलकायदा के इलाके हैं, आतंकवादी ठिकाने हैं, उन पर क्रूज मिसाइलों से अटैक करा गया। तो आप ये देख सकते हैं कि वो चाहे तो यूएन से परमिशन ले, यूएनओ से परमिशन ले, लेकिन यहाँ पे यूएनओ से परमिशन नहीं ली गई और इससे सफा सफा ये साबित हो जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना अनुमति से, अंतर्राष्ट्रीय कानून के बिना परवाह किए अमेरिका जो है सही मायने में कोई भी स्टेप ले सकता है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी शक्ति के बारे में दिखाता है, अमेरिकी वर्चस्व के बारे में दिखाता है। दोस्तों 11 सितंबर 2001 के दिन में हुआ क्या था कि 4 अमेरिकी वाणिज्यिक विमान यानी कि वेबसाइट, जिसे आप बिजनेस क्लास बोलते हैं या कमर्शियल एयरक्राफ्ट बोलते हैं, उनका अपहरण कर लिया जाता है। कौन अपहरण करता है? 19 अपहरणकर्ता इसको हाईजैक कर लेते हैं और इनका मेन मकसद होता है कि सुसाइड अटैक करना और मास मर्डर करना। इनका मेन मकसद टारगेट क्या था? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे टारगेट करना है, पेंटागन बिल्डिंग पे और व्हाइट हाउस पे इनका टारगेट था। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है कि जो 9/11 की घटना है वो बहुत अहम क्या कहते हैं रोल हो सकता है अमेरिका की लाइफ के लिए और अमेरिका इसके लिए बहुत सीरियस था कि ऐसे टाइम पीरियड में अमेरिका को कोई उनकी शक्ति के खिलाफ जाके एक ऐसा काम कर दे तो कहीं ना कहीं वो अमेरिका की शक्ति को चैलेंज करने वाली बात हो सकती है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 9/11 की घटना अमेरिका के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी और 9/11 के लिए दोस्तों यहाँ पर अमेरिका ने बहुत गंभीर कदम उठाए। विश्व के अंदर आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए 9/11 की घटना के बाद पूरी कंट्री के अंदर मुहिम चलाई गई। क्यों चलाई गई? क्योंकि यहाँ पे बिजनेस क्लास, 4 बिजनेस क्लास जो थे वो क्या कहते हैं हाईजैक कर लिए गए थे। 2 बिजनेस क्लास जो थे वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे टकराए गए थे और एक पेंटागन की बिल्डिंग पे टकराया गया था जो अमेरिका की रक्षा विभाग का मुख्यालय था, उस पर टकराया गया था। चौथा जो विमान था दोस्तों, चौथा विमान जो है अमेरिका की कांग्रेस इमारत पर टकराना था, लेकिन किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो पेंसिल्वेनिया के खेतों में जाके गिर गया। उस टाइम पीरियड पे लगभग इंजर्ड पीपल जो थे 25,000 थे। आपकी किताबों के अंदर 3 से 4,000 दिया हुआ है, लेकिन सही मायने में आंकड़े जो ऑफिशियल है वो विकिपीडिया पे आपको देखने को मिल सकते हैं। लगभग 25,000 जो लोग थे अमेरिकी जो थे मर गए थे इसमें, और ये अमेरिका के लिए एक दिल दहलाने वाला वाक्य था।
अब दोस्तों यहाँ पे सरकार जो है वो पूरी कोशिश करेगी। सरकार कौन? यहाँ पे 43वें प्रेसिडेंट आते हैं अमेरिका के अंदर। अब बिल क्लिंटन रह नहीं गए, 2001 के अंदर नए अपॉइंट होते हैं, 2009 तक रहते हैं, जिसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश बोलते हैं। ये एच.डब्ल्यू बुश के लड़के ही हैं, यानी कि इनसे पहले जो बिल क्लिंटन थे वो आए थे, और बिल क्लिंटन से पहले जो थे दोस्तों वो एच.डब्ल्यू बुश जो थे वो इनके फादर ही थे। एच.डब्ल्यू बुश जो है वो इनके फादर थे, और उनका सन जो है बाद में जाके राष्ट्रपति बनता है। कहाँ का बनता है? वो अमेरिका का। अब जब अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो वो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम लॉन्च करते हैं, और विश्व के अंदर ग्लोबल टेरर को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक मुहिम छेड़ दी। उन्होंने 9/11 के हर साल को एक शोक के दिवस में मनाया, और ये कहा कि वो पूरी तरीके से इसका बदला लेके रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अफगानिस्तान और अलकायदा के तालिबानी को मेन इसका जिम्मेदार ठहराया गया, और कहा गया कि अफगानिस्तान और तालिबान के जितने भी अलकायदा समूह के लोग हैं उनको पूरे इलाके से, पूरे वर्ल्ड से क्या कहते हैं, ढूंढा जाएगा, और जो इसके कसूरवार हैं उनको मारा जाएगा। तो आप ये याद रखना दोस्तों, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के अंडरटेकिंग में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया था। तो यहाँ पर अब होता क्या है, अमेरिका जो है ना दोस्तों, सरकार की जानकारी के बिना अक्सर अमेरिकी सेना जो दुनिया भर के अंदर गिरफ्तारी करनी चालू कर देते हैं। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम आप देख सकते हैं 7 अक्टूबर 2001 को चलाया जाता है, जो 28 दिसंबर 2014 में ख़त्म हुआ। लगभग 13 साल 2 महीने 3 वीक तक दोस्तों ये चला। तो गिरफ्तारियां जो हो रही थी वो अलग अलग देशों में उनको भेजा जा रहा था, और साथ साथ ऐसा ये भी कहा जाता है कि क्यूबा के अंदर गुवंतनामा बे करके एक जगह है जहां पर सबसे इम्पोर्टेंट सेल है जहां पर इनको रखा जाता था। क्यूबा का एक टापू है छोटा सा, आप देख सकते हैं यहाँ पे गुवंत बे ना करके एक जगह है जहाँ पे इनको रखा जाता है, और रखने के बाद यहाँ पर बहुत से जो गिरफ्तारी लोग हैं उनको यहाँ पर छुपा के रखा जाता है, जिसका ठिकाना उनकी खुद की सरकार को भी नहीं होता, और ना ही जिस देश से किसी आतंकवादी को पकड़ा है उसको भी नहीं पता होता कि उसको कहाँ रखा जा रहा है। देन फाइनली यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि गुप्त जेलें हैं जहाँ पर व्यक्तियों को हिरासत में रखा जाता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूएन ने कभी भी गिरफ्तारी लोगों से मिलने की परमिशन नहीं दी। और यहाँ पे ओसामा बिन लादेन आप देख सकते हैं, तो ये आए थे ये 11 अगस्त 1988 के अंदर इन्होंने एक जनरल अलकायदा एक संगठन बनाया था, और 2011 तक ये संगठन चला था। वैसे तो ये सऊदी अरेबियन से बिलोंग करते थे। 1957 से लेके 1994 तक ये सऊदी अरेबिया में रहे थे, लेकिन 1994 से लेके 2011 तक ये स्टेटलेस थे। स्टेटलेस का मतलब ये कहीं और लोकेटेड थे और इनकी पोजीशन का पता भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ये अलकायदा के जनरल थे, और इन्होंने ही उस बॉम्बिंग को क्या कहते हैं लीड करा था। तो आप देख सकते हैं कि इसको ढूंढने के लिए अमेरिका को इतना टाइम लग गया, और ओसामा बिन लादेन को जो वर्ल्ड मोस्ट टेररिस्ट माना जाता है उसको अमेरिका ने ढूंढा। आप ये घर देख सकते हैं, यहाँ पर ये रहता है। पोजीशन आपको क्या कहते हैं मिल जाएगी मैप के अंदर। आप अगर गूगल पे सर्च भी करेंगे तो ये घर कहाँ है आपको समझ में आ जाएगा। ओसामा बिन लादेन को ढूंढा गया, एंड देन फाइनली अलकायदा का सबसे बड़ा ग्रोह का बंदा था ये, इसी ने अलकायदा की इस्टेब्लिशमेंट करी थी, और उसके बाद इसको मार दिया गया 2 मई 2011 के दिन। आप देख सकते हैं 2 मई 2011 के दिन ये ऑपरेशन ख़त्म होता है, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। दूसरा ऑपरेशन है दोस्तों, इसे बोलते हैं इराक पर आक्रमण, यानी कि इराक इन्वेजन बोलते हैं। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया जाता है अमेरिका के द्वारा 19 मार्च 2003 के दिन। इसमें होता है क्या, 40 और देश जो होते हैं इसमें शामिल होते हैं, और अमेरिका इसकी शुरुआत करता है। इराकी विजन कब चलाया गया? 19 मार्च 2003 में, लगभग जब क्या कहते हैं उसी बीच चला दिया गया था ये। आप देख सकते हैं इराकी विजन भी उसी बीच चलाया गया था, और लगभग ये भी 18 दिसंबर 2011 तक ये चला। 8 से लगभग 9 महीने तक ये ऑपरेशन चला था। इसका मेन मकसद क्या था दोस्तों? इसका मेन मकसद यही था कि उन्होंने इराक के ऊपर इनका हमला करने का मेन मकसद यही था कि ये बताना चाहते थे कि इराक के अंदर जो मैसेकेयर बनाने वाले हथियार हैं बहुत बड़ी मात्रा के अंदर बनाए जा रहे हैं, और ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये हथियार ऐसे थे कि पूरे विश्व को ख़त्म कर सकते थे। सो दैट इज़ वाई अमेरिका ने
ये ऑपरेशन चलाया इराकी फ्रीडम, जैसे आप बोलते हैं इराकी स्वतंत्रता बोल लीजिए, ऑपरेशन इराकी स्वतंत्रता, इसको चलाया गया था। और चलाने के बाद यहाँ पर 40 देश जो हैं, जैसे कॉलोनेशन ऑफ विलिंग बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट के, इन सभी देशों ने यहाँ पे इराक को ख़त्म करने के लिए मदद करी। उन्होंने मेन ये बताया कि इराक जो है बहुत बड़े पैमाने पर बड़े हथियार बना रहा है और उनके विकास को रोकने के लिए क्या कहते हैं ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बोला जाता है कि सद्दाम हुसैन की जो सरकार वहाँ पे चल रही थी उसको ख़त्म करने का इनका मेन मकसद था अमेरिका का, और वो चाहते थे कि इराक के तेल भंडार को कब्जा ले और अपनी मनपसंद की सरकार जो है इराक के अंदर इस्टेब्लिश करे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे तेल की बात हो रही है, तेल बहुत ज़रूरी होता है किसी कंट्री के चलाने के लिए। लेकिन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखे गए। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ये देखे गए कि जब इराक के अंदर इन्होंने ये क्या कहते हैं उनकी ऑयल फील्ड के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी, तो यूएन ने यहाँ पे इनसे ये बोला कि आप हमें रिपोर्ट दिखाइए कि आप उन पर अटैक क्यों कर रहे हैं, या आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इराक के लोग हैं वो इतने मैसेकेर वाले बम बना रहे हैं। क्योंकि अनुमान के हिसाब से ऐसा बोला जाता है कि आक्रमण के अंदर कोई भी उन्हें सबूत नहीं मिलता है यूएन को या अमेरिका को, बस वो इराक के तेल भंडार को नियंत्रित करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इराक के ऊपर अटैक करा। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट दोस्तों देखने को ये मिलता है कि इराक के लगभग हमले के समय अमेरिका के भी जो लोग थे वो मारे गए थे। आप ये देख सकते हैं कॉलोनेशन डेथ बाय कंट्री। इसमें तो आपकी क्लासों के अंदर, आपकी बुक के अंदर ही बताया हुआ है कि लगभग 3000 अमेरिकी सैनिक जो है मरे थे। तो दोस्तों आप इसे सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे, बस शक्ति, यानी कि अगर कोई भी, जैसे आप समझते हैं, आप देखते हैं, आप अपने आसपास घूमते हैं और आप देखते हैं कि कोई आदमी या कोई समूह अपनी ताकत बना रहा है या कायम करने की कोशिश कर रहा है, या हम बात करते हैं कि फला आदमी जो है उसकी इतनी ताकत बढ़ गई है और वो बंदा इतना ताकतवर होता जा रहा है, तो मतलब उसका मतलब है हिचमिनी का होना, यानी कि उसके वर्चस्व का बढ़ना। तो मैंने ये इमेज इसलिए इस्तेमाल करी है कि आपने मार्वल्स मूवी देखी होगी, मार्वल्स मूवी में इन सब की ताकत इतनी है कि आप देख सकते हैं इनका वर्चस्व बहुत ज़्यादा है। फिल्मों के अंदर अगर आप देखें तो इन सब का वर्चस्व बहुत तगड़ी तरीके से हमें देखने को मिलता है। लेकिन सही मायने में क्योंकि हमारा चैप्टर अमेरिका से रिलेटेड है, सो दैट इज़ वाई आप इसे प्रैक्टिकल बेस पे ये समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री बेस पर अगर सभी राज्यों के ऊपर इनका क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं डोमिनेंट रहे, तो आप इस सभी को वर्चस्व बोलेंगे। यानी कि अगर किसी भी राज्य का आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से किसी का भी रुतबा रहे तो उसे हम कहीं ना कहीं वर्चस्व बोलेंगे। मतलब किसी भी एक शक्ति का रहना, चाहे वो राजनीतिक बेस पे हो, चाहे वो आर्थिक बेस पे हो, इवन चाहे वो सांस्कृतिक बेस पे हो, चाहे वो मिलिट्री बेस पे हो, वो कहीं से भी पावरफुल हो सकते हैं और उसे ही हम वर्चस्व बोलेंगे। ठीक है, अगर हम इसका इतिहास जानें, वर्चस्व शब्द आया कहाँ से और इसकी शुरुआत होती कहाँ से। एक्चुअली जो हिगमनी शब्द है ना दोस्तों, ये यूनानी शब्द है। प्राचीन दिनों के अंदर उस समय पे, अब जब इसका इस्तेमाल करने शुरुआती समय पे हुआ था, तो इसकी शुरुआत उस समय पे एथेंस के लिए हुई थी। एथेंस एक शहर है, एथेंस एक शहर है जिसमें एक राजा था जो पूरी तरीके से अपने ग्रीक के, जो आप देख सकते हैं पूरा एक ग्रीस है दोस्तों, ग्रीस की कंट्री के अंदर एथेंस एक प्लेस था जहाँ पे एक राजा था जो सेना की मदद से अपने ताकत के बल को दिखाने के लिए पूरे राज्य के ऊपर आप कह सकते हैं नियंत्रण करता था। तो प्राचीन समय में, एंशिएंट टाइम पे, एथेंस के लिए ग्रीक सिटी के अंदर, ग्रीक स्टेट के अंदर इसका इस्तेमाल करा गया था और यहाँ से ये शब्द निकला। और उसके बाद अगर मैं आपको और डीपली समझाने की कोशिश करूँ तो यूरोप के अंदर फ्रेंच वर्चस्व था, यानी कि शुरुआती समय से आपने देखा था फ्रेंच कॉलोनी थी और फ्रांस के अंदर पूरी तरीके से वहाँ पे राजा जो थे राज किया करते थे, और यूरोप के बहुत सारे स्टेट्स के अंदर फ्रेंच का क्या कहते हैं वर्चस्व था। इवन हमारी कंट्री के अंदर अगर आप देखें तो 1860 से लेके 1910 के बीच में, इवन जब तक हम आज़ाद नहीं हुए थे, हमारी कंट्री के अंदर अंग्रेज़ों का वर्चस्व था, यानी कि आप बोल सकते हैं ब्रिटिश का शासन जो था हमारी कंट्री में देखने को मिलता था। तो ये तो इतिहास मैंने आपको बता दिया कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और दूसरे वर्ल्ड लेवल पे भी कैसे इसका इस्तेमाल करा जाता था और इसका हमारा इंडिया के अंदर भी कैसे इम्पैक्ट देखने को मिलता है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट
क्योंकि अब हम अमेरिका के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें अमेरिकी वर्चस्व के बारे में समझना होगा। और सबसे पहले दोस्तों हम सैन्य वर्चस्व के बारे में समझेंगे। हम समझेंगे यहाँ पर कि अमेरिकी वर्चस्व जो है कैसे अस्तित्व में आया, क्योंकि आप सभी को पता है कि यूएसएसआर के पतन के बाद दुनिया के अंदर महाशक्तियाँ तो रह नहीं गई थी, सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका ही एक ऐसी महाशक्ति बचा था जो अपना अमेरिकी वर्चस्व पूरे वर्ल्ड के अंदर दिखा सकता था। तो यहीं से दोस्तों जब 1991 के अंदर शुरुआत होती है यूएसएसआर के गिरने के बाद, तो यहीं से अमेरिकी वर्चस्व स्टार्ट होता है और वर्ल्ड की पॉलिटिकल पे इंटरनेशनल लेवल पर आज भी कहीं ना कहीं वर्चस्व जो है पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। तो उसके क्या स्टेप हो सकते हैं पहले हमें वो समझना पड़ेगा, लेकिन बिफोर दिस हमें जानना है अमेरिकी वर्चस्व कहाँ कहाँ पर है एट प्रेजेंट टाइम और किस किस लेवल तक ये लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश करता है। ओके तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर हम हार्ड पावर की तरफ फोकस करें, हार्ड पावर का मतलब होता है सैन्य शक्ति के बारे में। तो सैन्य शक्ति के लिए आपको पता है कि अमेरिका जो है उनकी जो मौजूदा ताकत है ना दोस्तों, उनकी सैन्य शक्ति है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि अमेरिका जो है सैन्य प्रभुत्व के रूप में बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट है। अब उनकी जो मिलिट्री डोमिनेंस है ना वो इतनी ज़्यादा खतरनाक है। तो आपने 9/11 की घटना के बारे में देखा होगा, आपने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म देखा होगा, आपने इराकी फ्रीडम देखा होगा। आज अमेरिका की ताकत इतनी ज़्यादा बेजोड़ हो रखी है कि अमेरिका अकेला अपने सैन्य दम की क्षमता पर ना पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता में पूरे एब्सोल्यूट पावर का इस्तेमाल करके कहीं पर भी किसी भी एक बिंदु पर सटीक निशाना लगा सकता है जो उसकी रियल पावर को दिखाने की कोशिश करता है। तो हार्ड पावर के अंदर ऐसा इसलिए है क्योंकि वो किसी भी इलाके के अंदर एकदम सही समय में अचूक और घातक निशाना लगा सकता है, जो किसी और कंट्री के लिए इतना ज़्यादा क्या कहते हैं पॉसिबल नहीं है। लेकिन अमेरिका जो है अपने हार्ड पावर के अंदर आप देख सकते हैं कि उनकी सैन्य पावर का बिल्कुल ये अनूठापन है। क्यों ऐसा दोस्तों क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हम देखें कि अमेरिका के मुकाबले में कोई भी दूसरी कंट्री ऐसी बची नहीं है जो सही मायने में अमेरिका का सैन्य बल में मुकाबला कर सके, कोई मेल नहीं खाती उसकी पावर से। क्यों ऐसा? इसीलिए क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका सिर्फ एक ऐसी कंट्री है ना, अगर आप 12 देशों के कंपैरिजन में देखो तो अमेरिका जो है लगभग 12 देशों के कंपैरिजन में अगर आप इनको प्लस करेंगे, सऊदी अरब है, इंडिया है, फ्रांस है, रशिया है, यूके है, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, इटली, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, टर्की, इवन आप इन सब की कंट्रियों की कैलकुलेशन करेंगे और ये जितना सैन्य फोर्स पे खर्च करती है ना उतना अकेला यूएसए जो है दोस्तों, साउथ और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है अकेला अपनी सैन्य के ऊपर खर्च करता है। तो इस तरीके से पता लगाया जा सकता है कि उसकी सैन्य क्षमता अकेले अमेरिका की कितनी ज़्यादा हो सकती है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो हमेशा अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोशिश करता है कि वो अपने आप को पूरी तरीके से उभार सके और कोई भी कंट्री दोस्तों इसके सामने कुछ नहीं बोल सकती। अगर हम आगे बात करें उनकी स्ट्रक्चरल पावर के बारे में, यानी कि उनकी ढांचागत जो ताकत है उसके बारे में बात करें, तो वो वर्चस्व का दूसरा हिस्सा हो गया। क्योंकि दोस्तों अर्थव्यवस्था में अपनी मर्जी चलाने के लिए एक ऐसा देश ज़रूरी होता है जो अपने ही फायदे के हिसाब से सामान को बेचे। तो यानी कि अमेरिका जो है दोस्तों पूरी तरीके से विश्व की अर्थव्यवस्था के अंदर अमेरिकी डोमिनेंट हमें देखने को मिलता है। सिर्फ एक अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री के ऊपर थोपने की कोशिश करता है और वही आइडियोलॉजी, वही सोच, उसी टाइप के प्रोडक्ट दूसरी कंट्री के अंदर बेचने की कोशिश करता है। तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से जो उसकी वस्तु है वैश्विक स्तर पर दूसरी कंट्रियों के अंदर बिकती है और यहाँ पर ग्लोबल पब्लिक गुड्स जो है अमेरिका के पूरे वर्ल्ड में बेचे जाते हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यूएस नेवी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप पूरी तरीके से यूएस आर्मी जो है अपनी अमेरिकी नौसेना का इस्तेमाल करती है और वो पूरी तरीके से ये सुनिश्चित करती है कोई भी देश कहाँ से आएगा जाएगा। व्यापार का खुलापन जो है पूरी तरीके से नौसेनाओं का खुलापन जो है जो समुद्री मार्ग के अंदर सामान को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो पूरी तरीके से अमेरिका ही तय करता है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर उनकी कितनी ज़्यादा अच्छी पकड़ है। दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये देखने को मिलता है इंटरनेट, जो पूरी तरीके से दुनिया को जोड़ने की कोशिश करता है और आप और मैं इंटरनेट के
ज़रिए ही एक दूसरे से कांटेक्ट कर पा रहे हैं, जिसकी शुरुआत दोस्तों उस समय पे आप कह सकते हैं कि यूएस मिलिट्री जो लीड करती है इंटरनेट को डेवलप करने वाली, वो यही है ना। तो इंटरनेट की शुरुआत जो है दोस्तों यहीं से होती है, और आज हमारी कंट्री के अंदर 4G आ रहा है, लेकिन दोस्तों सही मायने में अमेरिका के अंदर तो पता नहीं कितने ज़्यादा सैटेलाइट होने की वजह से उनका इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज़्यादा हैवी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरनेट कनेक्शन जो है सैटेलाइट पे बेस्ड होता है, इसीलिए 830 सैटेलाइट जो है दोस्तों टॉप कंट्रीज है, जिसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका ही एक ऐसा कंट्री है जिसने स्पेस में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट पहुंचा रखी है। इंडिया ने आप देख सकते हो, इंडिया जो है ये इंडिया है 54 है। ये आंकड़े बताते हैं हमें कि हम उनके मुकाबले में कितने पीछे हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 830 और इंडिया जो है 254, यानी कि उपग्रहों में, यानी कि सैटेलाइट के अंदर भी यूएस गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से ग्लोबली लोगों से कनेक्ट कर सकती है। और पूरी तरीके से अमेरिका ने हर कंट्री के ऊपर एक सैटेलाइट रखी हुई है, वो हर सेकंड किसी दूसरी कंट्री में होने वाले सारी गतिविधियों को देख सकते हैं सिर्फ अपने अमेरिका में बैठे बैठे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये तो सैटेलाइट के मुकाबले में हमारे से कितने ज़्यादा आगे हैं। इंटरनेट इन लोगों ने बनाया है, और यहाँ पे जो सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी को फेस करने के लिए भी ये लोग हैं। दूसरा आप देख सकते हैं कि विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका की जो हिस्सेदारी है वो 21% है। ये समय समय बदलती रहती है, यानी कि जो विश्व के अंदर सबसे बड़ी जो क्या कहते हैं भागीदारी देता है अमेरिका ही देता है विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए, वो 21% है। बाकी दूसरे देश बहुत कम देते हैं। आप देख सकते हैं 2018 के आंकड़े हैं, 2019 के आंकड़े कुछ और भी हो सकते हैं। विश्व व्यापार के अंदर अमेरिका जो है अपना 15% देता है, जो समय समय बदलता रहता है। दूसरा टॉप मोस्ट 3 सेक्टर इंडिया के अंदर ही पाए जाते हैं, जो सही मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, उसके बाद IMF है, इंटरनेशनल मुद्रा कोष है, और विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन सब की शुरुआत दोस्तों अमेरिका के अंदर ही हुई है, और आज भी इन सब के मेन मुख्यालय जो है सारे के सारे अमेरिका के अंदर ही है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अमेरिका सही मायने में कितना ज़्यादा आगे है अपने स्ट्रक्चरल पावर को लेके। ओके, अगर हम सॉफ्ट पावर की बात करें अमेरिका की, यानी कि मुलायम शक्ति की बात करें, वो है संस्कृति। संस्कृति के में सही मायने आप देख सकते हैं कि जो अमेरिका की संस्कृति वो इतनी लुभावनी है कि हर कंट्री चाहता है कि उनकी संस्कृति अमेरिका की संस्कृति जैसी हो सके। तो अमेरिका सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक बेस पे वैचारिक क्षेत्रों में हमारे देश के अंदर हावी है। दुनिया के विभिन्न देशों में, कई देशों में विचार, सपने और जीवन शैली बहुत अमेरिका की तरह ही है। आप देखते हैं कि हम चाहते हैं कि उनके जैसे गाने गा सके, हम उनके जैसे म्यूज़िक सुने, उनकी ऐसी फिल्में बनाने की कोशिश कर सके, उनके जैसा बोलने की कोशिश करें। इसलिए आप देखते हैं कि आज की कंट्री में आज एट प्रेजेंट टाइम इंग्लिश सीखना कितनी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। वो कहीं ना कहीं दोस्तों ये यूएस हेजमनी का सॉफ्ट पावर ही है। इसकी वजह से हम उनके जैसे कल्चर को कोशिश करते हैं अडॉप्ट करने की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमिलर हो चुका है। और अमेरिकिज्म बोल सकते हो आप इसे, या आप देख सकते हैं कि अमेरिका का दबदबा हमारे वर्चस्व में कितना ज़्यादा आ चुका है, हमारे इवन लाइफ में कितना आ चुका है। आप जींस पहनना ज़्यादा पसंद करेंगे खादी कपड़े पहनने कंपैरिजन में। जींस आपको कूल फील कराती है, खादी कपड़ा आपको कूल फील नहीं कराता। तो दोस्तों ये वो सारे तरीके हैं जहाँ जहाँ पे अमेरिका जो है अपने वर्चस्व को बना रखा है उसने, और उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। तो क्या अमेरिका के वर्चस्व को रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता? यानी कि अगर अमेरिका की हेजमनी को कंट्रोल करना है, यानी कि उन पर प्रतिबंध लगाना है, तो कैसे लगा सकते हैं? आपने देखा होगा 11 दिसंबर 2001 के टाइम पे कोशिश करी थी अलकायदा के लोगों ने, अलकायदा के तालिबानी ने, ओसामा बिन लादेन जो थे उन्होंने कोशिश करी थी अमेरिकी हिजमनी को क्या कहते हैं टक्कर देने की। लेकिन दोस्तों ओसामा बिन लादेन को भी क्या कहते हैं ढूंढकर मारा गया था, और ये यूएस हिजमनी के लिए चैलेंज था, लेकिन उन्होंने फिर भी एक्सेप्ट करा। लेकिन दोस्तों अगर सही मायने में उन पे अड़चन लगा सकता है कोई, तो वो कौन है? तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व में खुद की गवर्नमेंट हो सकती है, जो उस पर क्या कहते हैं बेलगाम तरीके से जो पावर का वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका वो स्टेप ले सकती है, और अमेरिकी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है।
दूसरा दोस्तों अड़चन बोल सकते हैं कि नाटो मेंबर जो उसका हमेशा वॉर के टाइम पे मदद करते हैं, वो हमेशा ये कर सकते हैं कि उनकी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश नाटो मेंबर कर सकते हैं, या तो वहाँ की उसकी खुद की जनसंख्या। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो है दोस्तों, अमेरिका समाज एक ऐसा समाज है जिसमें अगर अमेरिकी गवर्नमेंट कुछ भी करती है, सरकार के खिलाफ वहाँ के लोकल लोग जो हैं कार्य कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से अमेरिका के उसको रोका जा सकता है। लेकिन क्या ये अगर तरीके साबित ना हो पाए तो क्या दूसरे और भी तरीके हैं जिससे अमेरिकी वर्चस्व को रोका जा सकता है? तो दोस्तों अगर आपने देखा कि अगर अमेरिकी वर्चस्व को रोका उन तरीके से नहीं जा सकता, तो सच मायने में हाउ कैन वी हेजमनी बी ओवरकम, मतलब हम वर्चस्व को कैसे दूर कर सकते हैं, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर अमेरिका अपनी बेलगाम शक्तियों का इस्तेमाल करता ही रहेगा तो सही मायने में आप देखेंगे कि वर्चस्व से कभी निपटा नहीं जा सकता। इतिहास के अंदर बहुत सारे सवाल ढूंढे जा सकते हैं इसके ऊपर कि कैसे इन पे अंकुश लगाया जा सकता है, लेकिन कुछ तरीके हैं। अगर इनसे हो सके मिलिट्री कोऑर्डिनेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर चीन, रशिया, भारत अगर आपस में अपनी मिलिट्री को मिला ले तो शायद से हम लोग अमेरिकी वर्चस्व को रोक सकते हैं। लेकिन सही मायने में वो पॉसिबल नहीं है कि रशिया और चाइना और पूरी तरीके से जो भारत है वो अपनी मिलिट्री पावर को एक साथ लेके आए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि मिलिट्री कोऑर्डिनेशन से हम वर्चस्व को दूर कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल लॉ बनाएं, चाहे वो यूएनओ के अंदर हो, चाहे वो डब्ल्यूटीओ के अंदर हो, जैसे कि यूएनओ के अंदर कहीं ना कहीं अमेरिका पूरी तरीके से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसको कुछ समझता नहीं है, इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बहुत ज़्यादा सही तरीके से स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा। विश्व सरकार का गठन करना चाहिए जिसमें सभी कंट्री के लिए एक रूल एंड रेगुलेशन हो। उसके बाद कहीं ना कहीं हमें एनजीओज़ को भी बहुत इम्पोर्टेंट समझना चाहिए जो हमारे विश्व में पूरी तरीके से वर्चस्व को ख़त्म करने में मदद कर सकता है। और उसके बाद सोशल मूवमेंट होने चाहिए, चाहे किसी भी कंट्री के लोग हों, अगर वो इस चीज़ के लिए बोले कि हमें अमेरिका के वर्चस्व को नहीं अपनाना चाहिए, अमेरिकी क्लोथ्स है, अमेरिकी बिजनेस है, अगर हम पूरी तरीके से उसे ख़त्म कर दें और जनता के अंदर ये चीज़ लेके आए तो शायद से हम अमेरिकी वर्चस्व को ख़त्म कर सकते हैं आने वाले समय में। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें बैंड वैगन की रणनीति अपनानी चाहिए। बैंड वैगन की रणनीति दोस्तों ऐसी रणनीति है जिसमें बताया गया है कि, इसमें कहा गया है कि हमें जो डेवलप्ड कंट्री है ना उसके बैक साइड में रह के हमें अपना जो व्यापार है वो करते रहना चाहिए, और हमें हमेशा डेवलप कंट्री के अंडरटेकिंग में रह के डेवलपिंग कंट्री जो होती है, चाहे वो कोई सी भी हो, बस वो अपना विकास करती रहे। और इसे ही हम बैंड वैगन स्ट्रैटेजी या बैंड वैगन रणनीति बोलते हैं। इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है कि बैंड वैगन रणनीति क्या होती है। पेपर के अंदर दोस्तों ये ज़्यादा आता है बैंड वैगन रणनीति, तो इसके लिए भी आपने ज़्यादा फोकस करना है। सो नाउ अगर आप देखें कि जिस समय कोल्ड वॉर चल रहा था तो शीत युद्ध के दौरान भारत के सबसे करीबी दोस्त उस समय पे सोवियत संघ थे, क्योंकि उसने हमारी मदद भी करी थी। लेकिन सोवियत संघ ख़त्म हो गया, उसके बाद हमने रशिया से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करी। हम उनसे तेल लेते हैं, हम उनसे अपने इक्विपमेंट्स लेते हैं गन वन की जो रशिया है। लेकिन सही मायने में उसके बाद हमें अमेरिका से भी अच्छे संबंध बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से विश्व के अंदर अमेरिका डोमिनेट कर रहा है तो सही मायने में हमें उससे रिलेशन अच्छा बनाने की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं कि इस बात पे ध्यान रखना होगा कि अमेरिका और भारत के संबंध अच्छे बने रहे। इससे हम दोनों के बीच में जो नज़दीकियाँ हैं वो अच्छी आएगी, तो हम अच्छा व्यापार कर सकते हैं। इसी वजह से आप बोल सकते हैं कि अमेरिका और भारत के बीच में दो एक ऐसे कारक है जिसकी वजह से वो हमेशा आमने सामने आते हैं, जिसे बोलते हैं तकनीकी आयाम, टेक्निकल डायमेंशन। उसके बाद भारत अमेरिकी प्रवासियों की भूमिका, मतलब कुछ अमेरिका के लोग भारत में काम करने के लिए आते हैं और कुछ भारतीय लोग अमेरिका के अंदर काम करने चले जाते हैं। टेक्निकल बेस पे आपने देखा होगा हमारी कंट्री से बहुत से पढ़े लिखे लोग जो है वो अमेरिका के लोगों को कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं जॉब देने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो ये भी एक देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए सुंदर पिचाई जो है हमारी कंट्री से निकल के गए हैं, संदीप नडेला है हमारी कंट्री से निकल के गए हैं, है ना। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिसकी वजह से इनका और हमारा रिलेशन बना रहता है। और दूसरा, अगर हम ये देख के चले कि भारत
और अमेरिका के बीच में कैसे संबंध होने चाहिए, उसकी 3 अलग अलग रणनीतियाँ हैं, जिनमें हमारे जो बड़े बड़े एनालाइज़र हैं उन्होंने क्या बताया। वह भारतीय विश्लेषक जो है, मतलब एनालाइज़र जो है, वो ये मानते हैं कि सैन्य शक्ति के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखते हुए या उनको पसंद करते हुए भारत को अमेरिका से अपनी दूरी बनाए रखनी चाहिए और अपनी राष्ट्रीय शक्ति के ऊपर फोकस करना चाहिए। यानी कि हमें नेशनल पावर के ऊपर बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ज़्यादातर अमेरिका से टच में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने वर्चस्व के माध्यम से हमारे देश में इम्पैक्ट डाल सकता है। और दूसरे कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जिस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच में जो बढ़ाव हो रहा है, मतलब जो इंटरेस्ट बढ़ रहा है, उसका हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये ऐतिहासिक अवसर है। क्योंकि अमेरिका जैसा देश अगर भारत से इतने टच में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसे भी कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के अंदर प्रॉफिट दिख रहा है, तो उसे कहीं ना कहीं हमें उनके पास आने का, इंटरेस्ट होने का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें और ज़्यादा डेवलप होना चाहिए। और कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि अगर भारत जो है, जो विकासशील देश है, अगर वो उनसे गठबंधन कर लेता है ना, तो उसका सही मायने में कहीं ना कहीं आगे चल के नुकसान होगा। इसीलिए हमें कहीं ना कहीं न्यूट्रल रहना चाहिए। हमें वर्चस्व का इस्तेमाल तो करना चाहिए, लेकिन उसको एक रणनीति के तहत इसका इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो आगे जो है हमें गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है चाहिए। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम सही मायने में हमारा जो अभी रिलेशन है उन लोगों से सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, क्योंकि टेक्निकल डायमेंशन जो है वो बहुत ज़रूरी है अमेरिका और भारत के बीच में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में 65% जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों, वो पूरी तरीके से जो एक्सपोर्ट होता है भारत से, वो अमेरिका को 65% जो है एक्सपोर्ट होता है। दूसरा बोइंग एयरलाइंस है, जिसमें आज भी क्या कहते हैं टेक्निकल कर्मचारी 35 जो है हमारे इंडिया के हैं। सिलिकॉन वैली जो क्या कहते हैं अमेरिका के अंदर है, वहाँ पे कम से कम आज भी हमारे 3 लाख जो भारतीय वहाँ पे काम कर रहे हैं। और बड़े बड़े संस्थानों के अंदर कम से कम 15% जो है आप बोल सकते हैं भारतीय ही रह रहे हैं। हाईटेक जो है काम करने वाले जो लोग हैं उनकी कंट्री के अंदर, वो हमारे ही लोग रह रहे हैं। तो इस तरीके से उनका और हमारा रिलेशन बहुत बढ़िया है। तो अमेरिकी डायमेंशन के तहत दोस्तों आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि हमें कैसे अमेरिका का लाभ उठाना चाहिए। सो दिस इज़ इट इन दिस चैप्टर एंड आई होप यू लाइक दिस। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।